हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक पाकिस्तान जो है कि किस शहर में पहला हिंदू मंदिर बनेगा। देखिएगा, पाकिस्तान जो है एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है, वहां पर पहला हिंदू मंदिर बन रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वहां पर हिंदू मंदिर थे नहीं या मंदिर नहीं थे, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। लेकिन आज़ादी के बाद जो है पाकिस्तान अलग होने के बाद जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया, तो कुछ एक मंदिर थे छोटे मोटे, तो उनमें जो है किसी प्रकार का ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रही। लेकिन अभी जो है एक अच्छे से अच्छे लेवल पर एक नया हिंदू मंदिर बनाने की बात हुई है, तो उसके लिए पूछ रहा है कि कौन से शहर में बनने जा रहा है, किस शहर में बनने की बात हो रही है। तो देखिएगा, जो नवाज शरीफ जिस टाइम पर पीएम थे, नवाज शरीफ जब पीएम थे तो उन्होंने ज़मीन अलॉट कर दी थी इस मंदिर के लिए। नवाज शरीफ ने ज़मीन अलॉट कर दी थी इस मंदिर को बनाने के लिए। इसके बाद जो है वहाँ पर देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग नहीं चाहते इस चीज़ को, कि राजनीतिक तौर पर भी अगर कोई कार्य करता है तो लोगों को, अपोजिशन पार्टीज़ को या ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है दूसरी कम्युनिटी या हिंदूज वगैरह के पक्षपात कर रहा है, तो किसी ना किसी प्रकार से जो है वो फिर अपने हाथ खींच लेते हैं। इसी प्रकार से अभी जो प्रेजेंट पीएम है वहाँ पर नवाज शरीफ, वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि पूरी कम्युनिटी, सभी कम्युनिटी जो है यहाँ पर जो भी रह रही है, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, सारी अच्छे से प्रॉपरली रहे। बट कहीं ना कहीं से इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो जिसके कारण उनको पीछे खींचना पड़ता है अपना हाथ। तो यहीं पर नवाज शरीफ ने ज़मीन अलॉट कर दी थी, लेकिन लंबे समय तक आगे कुछ कार्यवाही हुई नहीं इस पर, क्योंकि हिंदुओं की डिमांड थी। वहाँ पर एक हिंदू पंचायत करके है पाकिस्तान के अंदर, जो कि काफ़ी एक्टिव है, हिंदू पंचायत। तो इसकी डिमांड पर जो है ये मंदिर के लिए नवाज शरीफ ने ज़मीन अलॉट कर दी थी, बट हुआ कुछ नहीं। उसके बाद जो है अभी इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, तो इन्होंने अभी 10 करोड़ रुपीज जो है मंदिर बनाने के लिए देने की बात कही। देखिएगा, हिंदू पंचायत ने पहले इनको बोला गया कि आप लोग फंड इकट्ठा करो और उसके बाद मंदिर बनाओ, लेकिन ये लोग जो है इतनी कम कम्युनिटी, लगभग जो है इस्लामाबाद में ये मंदिर बनने की बात हो रही है। इस्लामाबाद शहर के अंदर, जो इस्लामाबाद कैपिटल है, अभी उसी की बात हो रही है। तो कैपिटल क्षेत्र के अंदर ये मंदिर बन रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पर जो है 3000 के आसपास वो पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर। तो वो लोग इतना फंड इकट्ठा नहीं कर पाए कि मंदिर बन पाए प्रॉपरली। तो इस तरह की चीज़ें आड़े आ गई। इसके बाद जो है गवर्नमेंट ने बोला कि 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे ही इस चीज़ की घोषणा हुई तो उसके बाद वहाँ पर लोगों ने इस चीज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि ये तो जो है इस्लाम के खिलाफ है, कि यहाँ पर आप लोग फंड दे रहे हो इस तरह से। और दूसरा जो है गवर्नमेंट किसी भी धर्म के लिए कैसे प्रॉपरली कैसे पैसे लगा रही है, इस प्रकार से चीज़ें उठने लगी। तो ये फिर से मामला अटक गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर कोर्ट में ये मामला गया, कोर्ट में चीज़ें फाइल हुई, केस फाइल हुए। तो उसके बाद कोर्ट ने बोला कि एकदम जायज़ है, ये पैसा भी देना जायज़ है, मंदिर भी बनना जायज़ है, एवरीथिंग इज़ ओके, कोई समस्या नहीं है कहीं पर भी किसी भी प्रकार की। उसके बाद जो है हिंदू पंचायत को बोला गया कि आपने जितने भी फंड बना रखे हैं उन्हीं फंड से जो है एक बार मंदिर को शुरू करो। इन्होंने 4 दीवारी बनाई मंदिर के लिए, और वो 4 दीवारी जो है वहाँ पर कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा वो 4 दीवारी भी गिरा दी गई, और उसके बाद जो है उनके हौसले और कमज़ोर हो गए हिंदू पंचायत के। तो अब वो मामला लटका हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि श्री कृष्णा मंदिर नाम से मंदिर बनाया जा रहा है, श्री कृष्ण मंदिर के नाम से वहाँ पर मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है। ठीक है, इस्लामाबाद में बनेगा ये श्री कृष्ण मंदिर। ओके, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कहाँ पर बन रहा है, इस्लामाबाद के अंदर श्री कृष्ण मंदिर बन रहा है। इसके अलावा अगर बात करें वहाँ पर पाकिस्तान में माइनॉरिटी जो है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनका क्या हाल है, तो आपको बता दें कि मेजोरिटी पॉपुलेशन वहाँ पर मुस्लिम ही है, और लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2% के आसपास, कम ही है कुछ 2% से 2% के आसपास जो है अप्रोक्सीमेटली जो अल्पसंख्यक वर्ग है वहाँ पर हिंदूज की संख्या है। तो बहुत ही कम है। क्यों है इतना कम? क्योंकि मुस्लिम्स कम्युनिटी ज़्यादा है, और दूसरा वहाँ पर थोड़ा सा जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको दबाया जा रहा है, उनका प्रोजिक्यूशन होता है। कई बार जो है प्रोजिक्यूशन के कारण आप लोगों ने कई बार रिपोर्ट्स में देखा भी होगा कि जबरन जो है वहाँ पर लड़कियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनको शादी करवा दी जाती है मुस्लिम परिवार के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ें भी वहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी देखने को मिलती है। ये रिसेंट रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें सामने आई है, कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। दूसरा जो है वहाँ पर एक तरह से जॉब्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अल्पसंख्यक वर्ग को। इसके अलावा ब्लास्फेमी लॉज है वहाँ पर। ब्लास्फेमी लॉ अगर बात करें तो ब्लास्फेमी लॉ क्या है, यानी ब्लास्फेमी लॉ क्या होता है,
ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इसमें क्या है, अगर कोई भी वहाँ पर ये बोलता है कि इस व्यक्ति ने कुरान के खिलाफ, यानी ब्लास्फेमी एक्चुअल में क्या होता है, किसी प्रॉपर धर्म के खिलाफ कुछ बात करना, कुछ गलत बोलना, वो उसके लिए ब्लास्फेमी ला होता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अगर किसी का मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा भी है पर्सनल, वो अपनी एक तरह से गुस्सा निकालने के लिए भी बोलेगा इसने कुरान के खिलाफ कुछ गलत बोला है, तो इस प्रकार से ब्लास्फेमी लॉ जो है उसमें फिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये कि वहाँ पर लोगों को अच्छी खासी सजा होती है इसके तहत। तो ये कई चीज़ें हैं जिसके कारण लोग वहाँ से पलायन कर जाते हैं, दूसरे देश के अंदर चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वहाँ पर हिंदूज़ की जनसंख्या काफ़ी कम हो गई है और वो लोग फाइनली कुछ भारत में चले जाते हैं, कुछ अन्य देशों के अंदर, इस प्रकार से पाकिस्तान को छोड़कर धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में। इस्लामाबाद में पहला टेम्पल बन रहा है। पहले राजधानी क्या होती थी पाकिस्तान की? कराची, ठीक है, पहले कराची थी, लेकिन 1967 में 1967 में 20 साल बाद जो आज़ादी के, उसके बाद इस्लामाबाद को कैपिटल बना दिया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला सवाल है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की है? तो देखिएगा, इंदिरा रसोई योजना जो है वो राजीव गांधी की जयंती पर राजस्थान सरकार ने इस चीज़ की घोषणा की है। कौन सी गवर्नमेंट ने? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, इनके द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी, जो राजीव गांधी जयंती थी। इसमें क्या है, जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र जो है वहाँ पर 8 रुपये में एक टाइम का भोजन, और दोनों टाइम जो है आप खाना खा सकते हो। वहाँ पर 8 रुपये एक टाइम का लगेगा आपको, और दोनों टाइम यानी 16 रुपये में आप पेट भरकर खाना खा सकते हैं। ये सुविधा दी गई है। इसके अंदर आपका बात करें तो 100 ग्राम जो है दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए, लेकिन ये फिर भी एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और 250 ग्राम जो है वो आपको चपाती मिलेगी। इसके अलावा कुछ लोगों को नमकीन खाने की आदत है तो अचार भी देंगे साथ में, तो अचार भी मिलेगा। ये भी चीज़ है इसके अंदर। लेकिन इसकी कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 20 रुपये के आसपास। इस थाली की कॉस्ट कितनी है? 20 रुपये के आसपास है। 8 रुपये तो जो खाने वाला व्यक्ति है वो पे करेगा, और बाकी के जो 12 रुपये है वो देगी स्टेट गवर्नमेंट, वो देगी राजस्थान सरकार, ठीक है ना। जो बाकी का पैसा है 12 रुपये वो कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और 8 रुपये कौन पे करेगा? जिसको खाना खाना है, भूख लगी है, वो पे करेगा। 8 रुपये में ये सब मिलेगा। तो अच्छी योजना है, लेकिन अभी शहरी क्षेत्र में शुरू की जा रही है। रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टैंड हो गया, इसके आसपास कोई भी भूखा ना सोए, ये सोच के साथ जो है ये सोचना, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति जो है अपना पेट भरकर सोए। इस योजना के तहत जो है इसको इस सोच के साथ इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये ध्यान रखना है अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने। इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली माना जा रहा है कि अभी प्रतिवर्ष जो है 100 करोड़ के आसपास का खर्चा आएगा, और अभी इनिशियल लेवल पे इसको एक बार जयपुर में शुरू किया गया है। शुरुआती तौर पर जो है इसमें एक बार जयपुर में शुरू किया गया है, और धीरे धीरे बाकी जगह पर भी शुरू कर दिया जाएगा पूरे राजस्थान में, और जरूरत पड़ी तो आगे फिर जो है पूरे राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको शुरू कर दिया जाएगा। अब एक बार शहरी क्षेत्र में म्यूनसिपलिटी एरियाज वगैरह के अंदर जो है उनके अंडर में नगर पालिका वगैरह को इस चीज़ का टेंडर दिया जाएगा पूरी तरह से, वही लोग इनको संभालेंगे कि किसको खाना मिल रहा है, कितना मिल रहा है, किस सारी चीज़ें जो है वो होगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना नाम से 20 अगस्त को राजीव गांधी जयंती पर ये योजना शुरू हुई है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अंदर और कोई बात है नहीं बताने वाली। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, और इसके अलावा अगर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर कौन है राजस्थान के? तो गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। इसके अलावा राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके अलावा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये मेरे को आप बताएंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस देश में हाल ही में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बना है? देखिएगा, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बना है। तो योग के बारे में आपको पता होगा कि योगा जो है इंडिया के स्टार्ट है किया हुआ है एक तरह से, स्वामी रामदेव जी जो है उनकी शुरुआत है योगा। वो जो है योगा को बहुत लंबे एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर लेके चले गए धीरे धीरे करते हुए। योगा भारत में एक्चुअल में बहुत पुराने तरीके से पुराने समय से ही चल रहा है, लेकिन अब जो है स्वामी रामदेव जी का इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है कि वो इतने बड़े स्तर पर जो है योगा को लेकर चले गए हैं, पूरे भारत से विश्व भर में इसको योगा को फैलाया। और इसी चीज़ के लिए 2014 में जो है यूनाइटेड नेशन ने भी ये बात ठानी कि हम लोग जो है योगा को विश्व स्तर पर मनाया करेंगे। और योगा डे जो है 21 जून 2015 से
21 जून 2015 से जो है योगा डे पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। ये यूएन ने शुरुआत कर दी थी। तो पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था और इस बार जो मनाया गया है वो 6th योगा डे था 2020 के अंदर। 2020 के अंदर जो है वो छठा था और उसकी थीम थी, जो आपका छठा योगा डे था 2020 में, उसकी थीम थी योगा फॉर हेल्थ। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, घर पे रह के योग किया करो, बड़ी अच्छी चीज़ है। ये इस बार की थीम थी 2020 की, ठीक है। 21 जून 2015 से मनाया जा रहा है इसको और अभी 21 जून 2020 को जो मनाया गया है वो छठवां था और इसी दिन जो है इसी बार जो है 2020 में इसकी घोषणा की गई है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत देश के बाहर जो है पहला योग विश्वविद्यालय बन रहा है। वो कहाँ पर बन रहा है? वो अमेरिका में लॉस एंजल्स में बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अमेरिका के अंदर बन रहा है, लॉस एंजल्स में स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पर बनाया जा रहा है इसको। और इसके जो पहले अध्यक्ष होंगे वो नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका ध्यान रखना है। पहले अध्यक्ष होंगे इसके HR नागेंद्र जी। इस विश्वविद्यालय के, योगा विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष कौन होंगे? HR नागेंद्र जो होंगे वो पहले अध्यक्ष होंगे। ये क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छा, तो इसको आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी प्रारूप में ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को जो आपको पता होगा, स्वामी विवेकानंद का अमेरिका के अंदर 1893 के अंदर उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसलिए अमेरिका के अंदर जो है पहला, भारत के बाहर, और भारत में जो है पहला कहाँ बन रहा है? तो गुजरात के अंदर। भारत का पहला कहाँ है? गुजरात के अंदर। फर्स्ट योगा विश्वविद्यालय जो भारत का है, भारत के अंदर गुजरात में, और भारत के बाहर जो है वो अमेरिका में। तो ये दोनों ही पर्सन किसी ना किसी रूप में, और ये HR नागेंद्र वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो नामक योजना शुरू की है? एक टू खेलो एक टू पढ़ो का क्या अर्थ होता है? थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो। यानी एक टू खेलो का मतलब हो गया थोड़ा खेलो, एक टू पढ़ो का मतलब है थोड़ा पढ़ो भी, फिर स्टडी ए लिटल, ठीक है। तो ये जो है ये शुरू किया गया है, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य के द्वारा जो है ये योजना शुरू की गई है, ये बात पूछ रहा है। तो देखिएगा इस योजना के तहत क्या है, जो बच्चे हैं उनको ऑडियो और वीडियो भेजे जाएंगे व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से, ताकि उनको एक तरह से अन्य गतिविधियों में भी साथ में जोड़ा जा सके पढ़ाई के साथ साथ। तो इसलिए इसको शुरू किया गया है। इसका मतलब आप देख रहे हो, एक टू पढ़ो एक टू खेलो, यानी थोड़ा खेलो भी और थोड़ा पढ़ो, खेल खेल में ही पढ़ो। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी शुरुआत मानता हूं मैं तो ये बहुत बढ़िया है। और ये किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, ठीक है। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बच्चों के खेल को और पढ़ाई को दोनों को साथ खुद में तवज्जो दी है। तो यहाँ पर बच्चों को SMS और व्हाट्सएप के माध्यम से ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स या क्लासेस मिल जाएगी। तो ये शुरुआत की है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा वो राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा त्रिपुरा जो है 7 सिस्टर्स है, उनमें से एक है जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य है, उसमें 7 सिस्टर हम लोग कहते हैं, उनमें से एक जो है त्रिपुरा है। 7 सिस्टर में कौन कौन आता है वो आपको पता होगा। 7 सिस्टर में कौन कौन आता है? तो उसमें आता है असम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, इसके अलावा मणिपुर, इसके अलावा मिजोरम, इसके अलावा और कौन आता है? त्रिपुरा, इसके अलावा मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। और इसमें एक त्रिपुरा है उत्तर पूर्वी राज्यों में। त्रिपुरा 3 ओर से जो है घिरा हुआ है बांग्लादेश से। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, कौन सा राज्य 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से? तो त्रिपुरा है वो जो घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा त्रिपुरा की अगर बात करें तो त्रिपुरा के राज्यपाल अभी कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल है अभी रमेश बैस। रमेश बैस जो है वो है त्रिपुरा के राज्यपाल। इसके अलावा त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव। विप्लव कुमार देव जो है वो अभी त्रिपुरा के CM है, चीफ मिनिस्टर है, और राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसी के साथ इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक टू पढ़ो एक टू खेलो परियोजना त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? देखिए, गोधन न्याय योजना ये की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के सीएम जो है वो है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी ने ये योजना शुरू की है। इसमें मेन मकसद ये है कि जो लोग पशुओं को बाहर खुला चराई के लिए छोड़ देते हैं, एक तो उसको बंद करवाया जाए, खुले में चराई के लिए छोड़ने का जो सिस्टम चल रहा है एक तो उसको बंद करवाया जाए। दूसरा, जो पशुपालक है उनको एक तरह से आर्थिक सहायता दे दी जाए, तो इसके लिए शुरू किया गया है। और साथ ही साथ इससे जैविक खेती को प्रमोट किया जाएगा। अब ये कैसे, तो आप लोग समझ रहे हो कि इसमें क्या है, गोधन न्याय योजना। इसमें क्या होगा, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो गोबर है वो खरीदा जाएगा। ठीक है ना, 2 रुपए के प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। और उसके बाद जो है राज्य सरकार उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा, वर्मी कंपोस्ट जो बनेगा उसको 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो वर्मी कंपोस्ट उससे जो जैविक खाद बनेगी उसको खरीदेगी। और फिर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो एक तरह से एक तो आर्थिक रूप से लोगों को मदद मिल रही है कि वो लोग पशुपालक जो है उनको एक तरह से एडिशनल इनकम हो रहा है गोबर से, तो वो इसलिए जो है ये योजना शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। समझ पा रहे हैं, इसके अंदर ये तमाम चीज़ें रहेगी। भूपेश बघेल जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है। 2 रुपए जो प्रति किलोग्राम जो है उसके अंदर गोबर को खरीदा जाएगा, उसके बाद उसकी जैविक खाद बनाई जाएगी और वो फिर जो है 8 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से राज्य सरकार खरीदेगी, ताकि आगे जो है जैविक खेती को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला, पहला पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सा राज्य है? सिक्किम पहला राज्य है जो पूरी तरह से जैविक खेती करता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अभी आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए मुझे कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं पहली क्लासेस में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ ध्यान रखना है गोधन न्याय योजना के लिए। क्लियर है क्या मामला है? सिक्किम वाला क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जा सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। क्या मसला है? सिक्किम पहला जैविक खेती पर निर्भर देश है, तो ये ध्यान रखना। राज्य है, सॉरी, नॉट देश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड कहां पर है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आयरलैंड कहां पर है? तो आयरलैंड जो है, ब्रिटेन जो है आपका, यूके जिसको कहते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जहां है, यूनाइटेड किंगडम के पास जो है एक आइलैंड है जिसका नाम है आयरलैंड। एक आइलैंड है, उसका नाम है आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम से अलग है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूके में कौन कौन आता है। यूनाइटेड किंगडम हम किसको कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम में आपको ध्यान रखना है न्यूज। न्यूज में क्या है? न्यूज तो आप सुनते ही हो। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये भी नहीं है। फिर क्या है? न्यूज में है आपका एक तो नदर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड। देन ई से है आपका इंग्लैंड, डब्ल्यू से आपका वेल्स, एस से आपका स्कॉटलैंड। और इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। ये है पूरा का पूरा चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन आयरलैंड जो है वो अलग है। आयरलैंड जो है उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहां पर पड़ता है नदर्न आयरलैंड, वो यूके का पार्ट है। लेकिन आयरलैंड जो है वो यूके का पार्ट नहीं है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा वो नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये चीज? अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके अलावा वहां पर जो उप प्रधानमंत्री है अभी, वो भारतीय मूल के व्यक्ति जो है वहां पर वर्तमान में उप प्रधानमंत्री है, जो कि लियो वराडकर जो करके है, लियो वराडकर करके वो भारतीय मूल के व्यक्ति उप प्रधानमंत्री है आयरलैंड के। और माइकल मार्टिन जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आयरलैंड यूके से अलग है और यूके में कौन कौन आता है ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो मैंने बता दिया, इंग्लैंड पार्ट है यूके का एक, ठीक है, अलग से कोई देश नहीं है। ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनता है, ग्रेट ब्रिटेन बनता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? इनमें से कौन है जो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो वो है बनी महाजन। बनी महाजन, नॉट विनी,
बनी महाजन जो है वो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आईएएस ऑफिसर है, 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर है, जो कि पहली महिला जो आपकी सचिव मुख्य सचिव बनी है ये। इसके अलावा पहली महिला उपायुक्त भी यही बनी थी पंजाब की, इनको वो जो है गौरव भी प्राप्त है कि वो पहली उपायुक्त जो है डीसी भी वही बनी थी पंजाब की, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब के अंदर अभी सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है वो पीएम है, वहाँ पर सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। इसके अलावा वहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वीपी बदनौर जो है, वीपी बदनौर ये यहाँ पर राज्यपाल है। राजधानी क्या है पंजाब की? चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की। इसके अलावा और पंजाब के अंदर अगर बात करें तो पंजाब ने अभी हाल ही में 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम शुरू किया था। ये भी घोषणा हुई थी पीछे, तो ये भी आपको पंजाब के साथ ध्यान रखनी है। एक तो 12वीं क्लास के बच्चों को स्मार्टफोन्स जो है दिए जाएंगे, ये चीज़। इसके अलावा राजधानी क्या है? चंडीगढ़, और अमरिंदर सिंह जो है वो सीएम है और वीपी बदनौर जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है। क्लियर है? बनी महाजन पहली मुख्य सचिव बनी है। देखिएगा कोई भी आईएएस अधिकारी होता है वो धीरे धीरे करके अब स्टेप टू स्टेप जो है आगे बढ़ता जाता है, तो सेक्रेटरी लेवल पे पहुँचता है, और उसकी लाइफ का जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, कैबिनेट सचिव बनना जो है उसके लाइफ का हाईएस्ट जो गोल होता है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँचना। वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट एक अपने आप में जो है सिविल सर्विसेज के बाद आप कह सकते हो कि एक किसी भी व्यक्ति के लिए वो होती है। अगर डीसी बन गया है तो उसके बाद जो है धीरे धीरे करते करते अभी सचिव पर, मुख्य सचिव के पद पर ये बनी हुई है, कल को आगे आगे और भी आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से जो है एक लास्ट पद जो है कैबिनेट सेक्रेटरी का पद माना जाता है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग करते हैं बनी महाजन, डी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में वर्ष 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार मिला है? तो जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार एक जर्मन बुक ट्रेड करके जो है पुरस्कार दिया जाता है, वो किस व्यक्ति को मिला है ये पूछ रहा है। तो जर्मन बुक ट्रेड करके किसको दिया गया है? ये दिया गया है अमर्त्य सेन जी को। जाने माने इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन, इनको मिला है। अमर्त्य सेन जो है इनको साहित्य में इनको जो है इकोनॉमिस्ट के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, इकोनॉमिक साइंस के अंदर, आर्थिक विज्ञान के अंदर जो है, इकोनॉमिक साइंस के अंदर आर्थिक विज्ञान में इनको क्या मिला हुआ है? 1998 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन जो है जाने माने रिनाउंड अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट है अमर्त्य सेन जी। ठीक है, इसके अलावा अमर्त्य सेन जो है इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनको अभी हाल ही में 2020 का जर्मनी का प्रतिष्ठित जो शांति पुरस्कार है, जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार नाम से, वो मिला है अभी इनको। इसके अलावा भारत में भी पता लगा, भारतीय सरकार को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी, कि ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स जानता है, इसको जब बाहर से नोबेल प्राइज़ मिल रहा है तो हमें भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो अगली साल फिर हम लोगों को बाहर दूसरे लोगों ने बताया हमें कि आपके देश में जो है इस प्रकार से भी कोई इतना टैलेंटेड व्यक्ति है, तब हम लोगों ने 1999 में उनको भारत रत्न दिया। ठीक है, तो भारत रत्न हम लोगों ने बाद में दिया। हमें बाद में एहसास हुआ कि अच्छा, पहले हम सोच रहे थे कि ऐसे मजाक हो रहा होगा, पता नहीं है अमर्त्य सेन जी इतनी बड़ी चीज़ है। तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल प्राइज आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी अगर बात करें अमर्त्य सेन जी के अलावा भी अगर भारत इसके नोबेल प्राइज़ की, तो नोबेल प्राइज़ जो है भारत में सबसे पहले जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला हुआ है साहित्य के क्षेत्र में। और सबसे अंतिम जो अभी हाल ही में मिला था 2014 में जो अंतिम नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है भारत में, किसको मिला हुआ है? कैलाश सत्यार्थी को। कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ, उनकी मुहिम है एक बचपन बचाओ। तो वो जो है 2014 में मलाला यूसुफ के साथ इनको साथ में मिला था। मलाला यूसुफ और जो आपके कैलाश सत्यार्थी है, इन दोनों को 2014 में शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये लास्ट नोबेल प्राइज़ था इंडिया के लिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में, और इनको अमर्त्य सेन को मिल चुका था 1998 में। इसके अलावा मैंने बताया और भी कई लोगों को मिला हुआ, मदर टेरेसा हो गई, हरबिंद खुराना हो गए, एस चंद्रशेखर जी हो गए, इस प्रकार से और भी कई लोगों को मिला हुआ है भारत में नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार जो है। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये शांति का पुरस्कार 2020 का जर्मनी का अमर्त्य सेन, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका,
विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये बात आपसे पूछी है। तो देखिएगा वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे तो मनाया जाता है, वो अलग बात है, रिफ्यूजी कौन है, हु इज द रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी जो है एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुआ था 1951 के अंदर, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। इसके अकॉर्डिंग कौन है शरणार्थी, हु इज ए रिफ्यूजी। रिफ्यूजी को कौन है, कोई भी व्यक्ति जो जाति, धर्म या फिर किसी भी वजह से सामाजिक उत्पीड़ना या फिर राजनीतिक कारण हो सकते हैं, उनकी उत्पीड़ना के डर से, उसके शोषण के डर से अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया हो और वहाँ पर जो है उसके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई वहाँ का उसको नागरिकता है, तो वो ऐसा व्यक्ति जो है शरणार्थी माना जाता है। सपोज करो कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी बांग्लादेश में रहने वाला व्यक्ति है, वहाँ पर उसको धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, वो वहाँ से छोड़कर बांग्लादेश को सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत में आ जाता है। अब जो है भारत में वो क्या, शरणार्थी है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो शरणार्थी कहलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है अपने आप में अभी, क्योंकि अभी पीछे बात चल रही थी कि जो क्लाइमेट के कारण, जैसे कि वातावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसके कारण जो लोग एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाके बसते हैं, उनको अभी तक रिफ्यूजी की डेफिनेशन में नहीं माना जाता है। तो इसको डेफिनेशन में शामिल करवाने के लिए अभी पीछे काफ़ी बातचीत चल रही थी, तो काफ़ी न्यूज़ में। इसके अलावा जो रोहिंग्या नाम से है, म्यांमार के लोग रोहिंग्या है, म्यांमार के रोहिंग्याज, वो वहाँ से उनको प्रताड़ित किया गया, वहाँ पर उनका उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ, तो वो लोग वहाँ से छोड़कर जो है भारत के अंदर और अन्य देशों के अंदर जाने लगे। तो फिर रोहिंग्या का मुद्दा और ज़्यादा तेज हो गया था। तो रोहिंग्या जो है मुस्लिम्स कम्युनिटी के हैं, तो वो लोग जो है भारत में भी कई लोग रह रहे हैं अभी भी। तो भारत में अगर बात करें तो भारत भी अफगान्स हो गए, रोहिंग्याज हो गए, भारत में कई कम्युनिटी है जो कि शरणार्थी के रूप में भारत में भी रह रही है। इसके अलावा अगर बात करें तिब्बत से दलाई लामा एंड तिब्बतियन लोग जो है वो भारत में रह रहे हैं। दिल्ली के अंदर अलग से जो है एक पूरा का पूरा बस्ती बसा हुआ है। अगर आप लोग दिल्ली जाओगे तो देखोगे कि जो कश्मीरी गेट ISBT है, उससे पहले करनाल बाईपास की तरफ आते टाइम जो है राइट साइड में पूरी बस्ती बची हुई है, जो बसी हुई है, जो कि जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के समय, जिस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उसी टाइम जो है दलाई लामा एंड बाकी के लोग जो है यहाँ पर चलकर आए थे, तो उनको शरण दे दी थी हम लोगों ने। जब तक वहाँ पर शांति नहीं हो जाती है तब तक के लिए यहाँ पर शरण दे दी थी। ठीक है, तो रिफ्यूजी डे जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो रिफ्यूजी डे जो है इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई 2001 में। इसके 20 वर्ष बाद, इसके 50 वर्ष बाद जो है UNHCR के द्वारा जो है रिफ्यूजी डे की शुरुआत हुई 50 वर्ष के बाद। UNHCR कौन है? ये आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन जो आपका UNHCR जो है, इसका हेडक्वार्टर है कहां पर? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, इसके द्वारा जो है ये रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है हर वर्ष। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2001 से शुरू हुई है। 20 जून 2001 को पहली बार मनाया गया था इसे। 20 जून 2001 को फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था, 50 वर्ष पूरे होने के बाद जो है इस कन्वेंशन के। तो 20 जून 2001 से शुरू हो गया था, अब लगातार मनाया जा रहा है इस डे को। और लोगों को इस बात के, शरणार्थियों की जो तकलीफें हैं, शरणार्थियों के बारे में जागरूक करने के लिए, उनकी दुर्दशा जो है उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिन जो है पूरा का पूरा विश्व रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको रिफ्यूजीज के बारे में ध्यान रखनी है। क्लियर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशन जो आपका हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है, इसका यहाँ पर जो है वो मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा UNHCR की अगर मैं बात कर रहा था तो इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है 2 बार, 1954 और 1900 इसको UNHCR को जो है 1954
एंड 1981 2 बार जो है नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको 2 बार मिला हुआ है UNHCR को, जो कि विश्व रिफ्यूजी डे मना रही है उनको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसकी जो इस बार का 2020 का सब्जेक्ट की बात करें, इस बार का थीम इसका क्या था 2020 का, तो इसका थीम था कि एवरी एक्शन मैटर्स, एवरी एक्शन काउंट एंड ऑल लाइव्स मैटर्स, ऑल लाइव्स मैटर। यानी हर जिंदगी जो है मायने रखती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति जो है किसी काम का नहीं है वो छोड़ दो उसको, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का अपने आप में कुछ ना कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ उसका इस विश्व के अंदर योगदान है। तो इस बात को आपको समझना होगा, ये बात कह रहा है। तो एवरी एक्शन जो है वो काउंट और ऑल लाइफ जो है वो मैटर, ये इस बार का सब्जेक्ट रहा था 2020 के अंदर विश्व रिफ्यूजी डे मनाया गया, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया जो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। 20 जून को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका सही, ये हो जाएगा आपका 20 जून, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, ठीक है। तो मनरेगा क्या है, मनरेगा जो है वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, ठीक है। क्या है मनरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ये एक्ट जो आया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया था। कब से लागू हो गया, 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया। एक्ट कब आया था, 2005 में आया था और बाद में 2008 में इसके आगे लगा दिया महात्मा गांधी। तो 2008 से बन गया ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति, जो किसी भी परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, 18 वर्ष से ऊपर की आयु का कोई भी व्यक्ति है, वो काम का इच्छुक है, काम करना चाहता है, तो उसको जो है 100 दिन का, 1 वर्ष के अंदर 100 दिन का काम मिलेगा, 100 डेज के लिए उसको काम दिया जाएगा। ये जो है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 100 दिन का कार्य मिलना ही मिलना चाहिए। ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य लेकर चले थे हम लोग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 100 डेज जो सालाना काम मिलने की बात है, इसमें जो पैसे मिलेंगे उसको स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। हर राज्य जो है वो अपने अपने तरफ से डिसाइड कर रहा है। अगर इसमें सबसे ज़्यादा की बात करें तो हाईएस्ट जो है कौन से राज्य के द्वारा दिए जा रहे हैं मनरेगा के अंदर, तो उसके लिए जो है सबसे हाईएस्ट पे करने वाला है हरियाणा। हरियाणा के अंदर जो मनरेगा के तहत 309 रुपया मिल रहा है पर डे का। कोई भी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है उसको 309 रुपया पर डे मिलता है। और सबसे कम की बात करें तो मध्य प्रदेश जो है सबसे कम है, उसमें 190 रुपया पर डे मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है वो 182 रुपये था पहले, अब वर्तमान में 202 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, इससे कम नहीं देना है। तो 309 रुपये प्रतिदिन जो है वो है आपका हरियाणा का हाईएस्ट मनरेगा के अंदर जो पे किया जाता है वो हरियाणा के द्वारा। और मध्य प्रदेश सबसे कम जो है 190 रुपये पे किया जाता है मनरेगा स्कीम के अंदर। तो ये तमाम बातें आपको मनरेगा के अंदर ध्यान रखनी है। हरियाणा के अंदर 309, ठीक है। हर स्टेट अपना अपना डिसाइड करती है, क्लियर। इसके बाद अगर बात करें मनरेगा के अंदर तो मनरेगा को 2020-21 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पैसा इसको अलॉट किया हुआ है 61,000 करोड़ रुपये। 61,000 करोड़ रुपये जो है ये मनरेगा को 2020-21 के बजट में अलॉट किया हुआ है। लेकिन अभी ये भी कम पड़ रहा है, इसलिए 40,000 करोड़ और अलॉट किया है। 40,000 करोड़ जो है और फिर से अलॉट किया है मनरेगा स्कीम के लिए, ताकि लोगों को रोजगार प्रॉपर्ली दिया जा सके। अभी जो है मनरेगा में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मनरेगा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि इसमें 1/3 जो है महिलाएं होनी चाहिए। यानी जो काम कर रही है मनरेगा के तहत उसमें 1/3 जो है महिलाओं को काम मिलना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें 1/3 नहीं बल्कि 50% से ज़्यादा जो काम करने वाली है वो महिलाएं हैं मनरेगा के तहत। ये बात आपको ध्यान रखना है। 1/3 का बात था लेकिन 50% से ज़्यादा जो आज मनरेगा में महिलाएं कार्य कर रही है। ये जो है ग्रामीण स्तर में अगर किसी को काम करना है तो जो ग्राम पंचायत है वहाँ पर उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसका जॉब कार्ड बन जाएगा 15 दिन के अंदर और उसको फिर काम पे लगा दिया जाएगा और पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है मनरेगा। लेकिन इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण कई दिक्कतें इस प्रकार की थी जिसकी वजह से ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। पीछे काफ़ी लूप होल आ रहे थे इसमें। तो अभी
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स वगैरह कई चीज़ें हैं जिसके कारण थोड़ा बहुत सुधार हो रहा है किसी ना किसी प्रकार से, बट स्टिल जो है एक काम का प्रोडक्टिविटी जो है, काम की प्रोडक्टिविटी वो कम आ रही है मनरेगा के अंदर। तो कई प्रकार की समस्याओं से मनरेगा आज जूझ रही है, बट स्टिल मनरेगा के तहत जो है बहुत सारे लोगों को काम मिला है। और उसके बाद जो है लोग थोड़ा सा और किसी के साथ बार्गेनिंग करने में, क्योंकि पहले जो है कहीं और जगह काम कर रहे थे तो वही उनके काम का एक तरह से एक वो था कि वहीं पर कर सकते हैं। अब मनरेगा में पता है 100 डे का मिलेगा तो दूसरी जगह पे बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मैं इतना पैसा लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके सुधार कर रही है। तो ये मनरेगा के बारे में आपको तमाम चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मनरेगा कब से शुरू हुई? 2006, 2 फरवरी 2006 से। महात्मा गांधी नाम इसके आगे कब लगाया गया? 2008 से। और 2005 में जो है मनरेगा एक्ट आ गया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आ गया था। 1/3 महिलाएं होनी चाहिए, लेकिन 50% से ज़्यादा है। हरियाणा में 309 रुपये प्रतिदिन मिलता है सबसे ज़्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे कम 190 रुपये मिलता है। इसके अलावा 100 दिन जो है वो सालाना काम मिलना चाहिए। देन अगर बात करें तो अब ये क्या पूछ रहा था, सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में जो है मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला? तो उत्तर प्रदेश जो है वो हाल ही में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला मनरेगा के तहत वो राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है वहाँ पर? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ध्यान रखना है। इसी तरह से बाकी का अगर बात करें, राजस्थान में कालराज मिश्र राज्यपाल है और सीएम कौन है? अशोक गहलोत, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी जो है वहां पर मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल जो है वहां पर राज्यपाल है, ये आपको ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो है पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ठीक है। इसके बाद आगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसी प्रकार हम लोग जोड़ते चलेंगे चीज़ों के साथ। तो आपके टॉपिक्स भी साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के साथ टॉपिक भी एक आधा कंप्लीट हो जाए, ताकि बाद में आपको वो चीज़ भी काम आए, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक पढ़ते रहिएगा, पिछली क्लासों को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।